हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ भाई, जो हर एक जनरल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चाहे वो आपका एसएससी का है, चाहे ईपीएफओ है, चाहे क्लैट है, चाहे डीओएलएलबी है। मतलब ये पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे यूजुअली इस टॉपिक को निगलेक्ट कर देते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन इस टॉपिक से भी कुछ सवाल एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार देखने को मिले हैं। लाइक अगर कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे ईपीएफओ वगैरह है, उसमें तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पूछेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में या कुछ एग्जाम्स में वो डायरेक्टली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को अपना टॉपिक नहीं बताते सिलेबस का। लेकिन इन इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लाइक जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में से बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही टॉपिक देख रहे हैं। तो आपका चाहे कोई भी एग्जाम है भाई, छोटी सी वीडियो होगी, हार्डली 20 मिनट्स की होगी। रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। बहुत सारी ऐसी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा जो शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन आप लोगों को वो सुनने के बाद लगेगा कि भाई हाँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले हम इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में जान लेते हैं। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अनअकैडमी ने। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा, इफेक्टिव और सस्ता प्लेटफॉर्म है जो बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइजेस में दे रहा है। तो अगर आप लोग क्लैट या फिर डीयूएलएलबी या फिर बीएचयू या फिर किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार आप अनअकैडमी को जरूर विजिट करें। वहां पे फ्री की बहुत सारी क्लासेस हैं, पेड प्लस कोर्सेज भी हैं। प्लस कोर्सेज भी उनके बहुत कम प्राइजेस में अवेलेबल हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग किसी भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, रेदर देन इट बी डीयूएलएलबी और फिर बीएचयू या फिर एमएचसीईटी, क्लैट, ब्लैट, बहुत सारे लॉ एंट्रेंसेस होते हैं। तो अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अनअकैडमी पे जाके जरूर देखें। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत रिलायबल प्राइजेस हैं। ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं कि भाई, एक तो आप लाइव क्लासेस के बीच में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्विजेस होते हैं, कहीं से भी क्लास ले सकते हो। सबसे बेटर बेनिफिट ये होता है कि आप, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, तरह तरह के वीकली इवेंट्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, टॉपर्स आके अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं। बड़े बड़े जो एनएलयू से आए हुए जो बच्चों पढ़ के एनएलयू में जिनका एडमिशन हुआ, वो आके आपको अपनी स्ट्रेटेजीज बताएंगे। मॉक टेस्ट होंगे जिसमें आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को कंप्लीट करके आप अपनी एग्जैक्ट पता कर सकते हैं आप लोगों का क्या वो है। उसके अलावा ये हमारा एक 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो क्लैट 2022 के लिए है, जो 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। एंड ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। पूरा 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। अगेन प्लस कोर्स होगा, बहुत ही फायदेमंद। आप रेज हैंड करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव वॉइस सॉल्यूशन बोल के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट और वीकली सेक्शनल टेस्ट होंगे। करंट अफेयर्स और जीके का भी आपको एक वो मिलेगा। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो बहुत अच्छे फेटर्निटी में माने जाते हैं। अलावा ये एक और बैच है जो 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जो क्लैट 2023 के बच्चों के लिए है। तो अगर आप लोग क्लैट 2022 नहीं, अगर आप लोग अभी 11th क्लास में हो, क्लैट 2023 को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोग इस बैच के लिए जा सकते हैं। अगेन 22 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है। 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल बैच होगा। सब कुछ बहुत अच्छे से बताया जाएगा, बहुत विस्तार से आप लोगों को एक एक चीज समझाई जाएगी, एक एक लीगल, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाएगा। ये कुछ प्राइजेस हैं जो अभी डिस्काउंटेड रेट पे चल रहे हैं। अगर आप 12 महीने 24 मंथ्स का लेते हो तो आपको 33,600 का पड़ेगा। 18 मंथ्स के ये प्राइजेस हैं, 12 मंथ्स का ये है, 9 मंथ्स के ये है। 9 मंथ्स वाला अभी नया नया आया है, तो इसलिए इसके प्राइजेस थोड़े कंपैरेटिवली लो रखे गए हैं। 6 महीने, 3 महीना और 1 महीना। ठीक है, अगर आप लोग परचेज कर रहे हो तो भाई आप मेरा कोड OAKMS लगा सकते हो। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो OAKMS, इट्स OYEOAKMS। आप मेरा कोड OAKMS यूज कर सकते हो, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसके अलावा और कुछ और भी फीचर्स हैं हमारे इसमें कि भाई लाइव क्विजेस होती हैं जो टीचर से आप नेशनल लेवल पे अपने आप को कंप्लीट कर सकते हो। आप नेशनल लेवल पे अपनी पोजीशन क्या है, कैसी तैयारी चल रही है, सब कुछ आप बहुत इजीली आप लोग जज कर सकते हैं। ये कुछ वीकली टेस्ट होते हैं जिसको अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, फिर वीकली टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आप लोग वीकली अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। बाकी आप लोग अनअकैडमी का क्लैट का चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि जरूर जाए, जरूर 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 एक बार जाके देखो यार। प्लस कोर्स नहीं ले रहे, एक बार स्पेशल क्लासेस जाके देखो। मैं खुद वहाँ पे पढ़ाता हूँ, मैं खुद बहुत सारी क्लासेस वहाँ पे कंडक्ट करता हूँ, स्पेशल क्लासेस भी, प्लस क्लासेस भी। तो आप जाके मेरी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, तो आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट होगा, आई एम श्योर। तो ताकि प्लीज एक बार जरूर देखें। अगर आप प्लस कोर्स खरीद रहे हो तो मेरा कोड OAKMS जरूर यूज करें, उससे आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ना, बताया आपको, है हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि भाई भारत के स्वतंत्रता में जो हमें कठिनाइयाँ हुई
तो उसके लिए तो वो कठिनाइयाँ किसको हुई थी, वो हुई थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कब हुआ था, अगर हम देखिए ना किताबों में, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 की क्रांति से स्टार्ट हो गया था। लाइक 1857 से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वो सबसे पहला वो वैसा आंदोलन था जो भारत की आज़ादी के लिए किया गया था। तो 1857 से हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, देश में से कंपनी का शासन हटा दिया गया था। लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया था और देश को पूरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन ले आए थे, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 1885 से। तो 1885 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई थी, जिसका पहला सेशन हुआ था कहाँ पे, बॉम्बे में। इंपॉर्टेंट सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। कब हुआ था, 28 दिसंबर को हुआ था। कौन सा साल, 1885। कितने लोगों ने अटेंड किया था, 72 लोगों ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अगली डेट है 1905। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन अनाउंस कर दिया गया था उस समय के वाइसरॉय यानी लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है। 1906 में क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग फाउंड हुई एट डेक्का बाय आगा खान एंड नवाब ऑफ डेक्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को किसने फाइंड किया था, किसके द्वारा बनाई गई थी, आगा खान एंड नवाब ऑफ डेक्का एंड नवाब ऑफ मोहसिन उल मुल्क फर्स्ट कम्युनल पार्टी। ये पहली ऐसी कम्युनल पार्टी थी जो बनाई गई थी। और इसको किन लोगों ने फॉर्म किया था, दिया हुआ आगा खान, नवाब ऑफ आगा खान ने जो नवाब ऑफ डेक्का थे, एंड नवाब ऑफ मोहसिन उल मुल्क ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1907। 1907 में कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत सेशन में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ। 1907 में ही लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह डिपोर्टेड टू मंडाले फॉलोइंग राइट्स इन दी कैनाल कॉलोनी ऑफ पंजाब की कैनाल कॉलोनी में कुछ राइट्स हुए थे, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को डिपोर्ट कर दिया गया था देश से बाहर। और कहाँ पे डिपोर्ट किया था, मंडाले एक देश था वहाँ पे, ठीक है। फिर अब 1908 में खुदीराम बोस एग्जीक्यूटेड, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोबारा 1908 में तिलक सेंटेंस्ड टू 6 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड चार्जेस ऑफ सेडिशन। भड़काऊ भाषण देने के इल्ज़ाम पे बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सज़ा हो गई थी। फिर आ जाते हैं 1909। 1909 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। तो मॉर्ले मिंटो कौन थे, लॉर्ड मॉर्ले उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो उस टाइम के वॉइसरे थे, तो इसलिए उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। फिर 1911 में कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। 1911 में इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट करके कहाँ कर दी गई थी, दिल्ली में। फिर 1912 में 1912 में बॉम्ब जो था, एक बॉम्ब फेंका गया था कहाँ पे, ऑन लॉर्ड हार्डिंग्स इन चांदनी चौक में लॉर्ड उस टाइम के जो एक वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग, उन पे बम फेंका गया था दिल्ली में, किसके द्वारा, रासबेरी बोस एंड सचिंद्रा सन्याल। फिर 1913 में गदर पार्टी बनी थी एट कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में, टू ऑर्गेनाइज अ रेबेलियन इन इंडिया टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। अब क्या था, 1913 आते आते देश के बाहर भी देश के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनी और वहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेबेलियन किया जा रहा था। 1914 में हम सब लोग जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। 1915 में गांधी जी इंडिया पहुँच गए थे। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और उस वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होते ही अगले साल गांधी जी भारत आ गए थे। कहाँ से आए थे गांधी जी भारत, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे अपनी बैरिस्टर लॉ की पढ़ाई ख़त्म करके। फिर 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम को फॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलें आगे, हाँ, 1916 में होम रूल लीग फाउंडेड बाय तिलक विद हिज हेडक्वार्टर एट पूना, ठीक है। होम रूल लीग फाउंड की गई थी किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक की, जहाँ जिसके हेडक्वार्टर कहाँ थे, पूना में, ठीक है। 1916 में ही एक और होम रूल लीग फाउंड हुई थी, किसके द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई 2 होम रूल लीग फाउंड हुई थी, एक हुई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, इसका हेडक्वार्टर पूना में था, और दूसरी एनी बेसेंट द्वारा, ठीक है। उसके द्वारा बाद 1916 में फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गठन हुआ था, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय, लखनऊ पैक्ट के उससे, ठीक है। तो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU कहाँ पे थी, कब कब फॉर्म हुई थी? 1916 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय द्वारा। किस पैक्ट के तहत? लखनऊ पैक्ट के तहत। फिर 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। 1917 में ही मॉन्टेग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम इंडिया डिक्लेयर दैट द गोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ टू इंट्रोड्यूस अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। 1917 में मॉन्टेग जी ने कहा, उस टाइम के जो हमारे वो थे, सॉरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉन्टेग्यू, उन्होंने कहा कि भाई हमारा इंडिया में पर्पस है गवर्नमेंट देना, वो हम दे के रहेंगे, ठीक है। 1918 में फर्स्ट ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1918 में ही रॉलेट कमेटी सबमिट पहली हुई थी, जिसमें रॉलेट बिल आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉलेट बिल कब आया था? 16 फरवरी 1990 को वो इंट्रोड्यूस हुआ था। और 1919 में ही ऑल इंडिया हार्टल ओवर रॉलेट बिल कॉल्ड बाय गांधी जी ने उसके रॉलेट बिल के खिलाफ एजिटेशन स्टार्ट कर दिया था, विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। 1919 13 अप्रैल बेहद इम्पॉर्टेंट तारीख है। क्या हुआ था इस दिन? जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में ही 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ था। और 1919 में ही एक और एक्ट आया था, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। फिर आ जाते हैं हम 1920 पे। 1920 में क्या हुआ था? पहला सेशन हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा, हेल्ड एट बॉम्बे, प्रिसाइडेड ओवर लाला लाजपत राय द्वारा जिसको प्रिसाइड किया गया था। अच्छा, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो इस PDF को मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से होगा ये PDF। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस ड्राइव का लिंक है, आप जाके उसको वहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट जाइए इसको ले लीजिएगा। एंड 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो था वो नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। आगे अगर हम चलें तो आगे आ जाते हैं हम 1922 पे। 1922 भी पता होगा आप लोगों को, इतिहास में पढ़ा होगा, चौरा चौरी वाला इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया था। गांधी जी क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई, और चौरा चौरी मूवमेंट में क्या होता, थोड़ी हिंसा हो गई थी, तो उन्होंने कहा भाई इसको यहीं ख़त्म करो, ठीक है। 1922 में सेकेंड मोपला अपराइजिंग मालाबार कोस्ट हिल्स, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1922 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो साल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि भाई विश्व भारती यूनिवर्सिटी को किसने शुरू किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी यूनिवर्सिटी शुरू की थी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। 1923 में क्या था? स्वराजिस्ट पार्टी बनी थी, किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू जी एंड अदर्स ने। 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई थी। 1925 में ही काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी आपको पता होगा, वो देखा होगा आप लोगों ने, जो ट्रेन को लूट लेते हैं, वही वाला था। 1927 में अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, साइमन गो बैक। आई होप आप लोगों को पता होगा साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन ब्रिटिशर्स अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक 7 सदस्यीय कमेटी गठन की थी, जिसको हेड लॉर्ड साइमन कर रहे थे। एंड उस कमेटी में एक भी इंडियन नहीं था, तो इसलिए इंडियंस ने उसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया कि भाई आप लोग इंडियंस के लिए, आप लोग भारतीयों के लिए कानून बता रहे हो और उस कानून में एक भी भारतीय नहीं है, तो भाई हम तो ऐसे कानून को मानेंगे नहीं। तो यही था साइमन कमीशन। फिर 1928 में नेहरू की रिपोर्ट आई, जिसमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट थी फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर 1929 में ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फॉर्मुलेट हुई, जहाँ पे 14 पॉइंट्स बताए गए, लीडरशिप किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा। उसके बाद आया 1929 में भगत सिंह का वो भगत सिंह ने बम फेंके थे, पता होगा आप लोगों को, मूवी देखी होगी आप लोगों ने। भगत सिंह बुक्तेश्वर दत्त ड्रॉप बॉम्ब ऑन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट में भगत सिंह ने बम गिराए थे। फिर आया 1929 में जतिन दास जी की मृत्यु हो गई थी 64 दिन के आमरण अनशन के दौरान। 1929 में ही लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया था गोल कि भाई ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इंडिया टू ग्रांट डोमिनियन स्टेट, कि भाई हम लोग इंडिया को एक
अपना डोमिनेंस स्टेट देंगे, लेकिन सही वक्त आने पे देंगे, ठीक है। फिर 1929 में ही लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1929 में लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, अंडर जवाहरलाल नेहरू ने अडॉप्ट किया द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का। तो पूर्ण स्वराज की जो गोल था, पूर्ण स्वराज का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मिशन था, वो कहाँ पे, वो लाहौर सेशन में हुआ था। कब? 1929 में 31 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू होइस्ट द ट्राई कलर, पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे पे, लाहौर में। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भाई 1 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारत का तिरंगा झंडा लहराया था। कहाँ पे? रावी नदी के उस पे बैंक्स पे, किनारे पे लहराया था, लाहौर में, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल था ये। उसके बाद 1930 जनवरी 26 फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड। तो यही था कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया था, ऑब्जर्व हुआ था। तो इट वॉज जनवरी 26 1930। काफ़ी लोग 15 अगस्त 1947 करके आएंगे इसका जवाब, लेकिन इसका जवाब है 26 जनवरी 1930। और यही कारण है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन उसको हम लोगों ने अडॉप्ट कब किया? 26 जनवरी 1950 को। तो वो 2 महीने का गैप क्यों था? लोगों को समझ नहीं था इस 2 महीने का गैप क्यों था। तो वो 2 महीने का गैप इसीलिए था क्योंकि पहला इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने 26 जनवरी को मनाया था, तो हम इसी की वर्षगांठ मनाना चाहते थे, ठीक है। उस 1930 में ही वर्किंग कमेटी ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, वो साबरमती आश्रम पे मिली और वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो रेजोल्यूशन पास किया गया। और उसी के लगभग 1 महीने बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया महात्मा गांधी द्वारा। और उसी के साथ साथ एपिक दांडी मार्च आप लोगों को पता होगा, वो भी शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद उसी साल में 1930 में ही पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पता होगा आप लोगों को, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। कहाँ पे? लंदन में। किसके खिलाफ? साइमन कमीशन के खिलाफ। किसने अटेंड की थी? गांधी जी ने अटेंड की थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1930 में। कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। किसके खिलाफ हुई थी? साइमन कमीशन के खिलाफ हुई थी। किसने अटेंड की थी? महात्मा गांधी ने अटेंड की थी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 1931, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। उसके बाद आता है एक बेहद दुखद दिन, 23 मार्च 1931, हमारा शहीदी दिवस, मार्टर्स डे। इस दिन हमारे 3 बहुत जाबाज स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी लाहौर जेल में केस में, ठीक है। उसके बाद आता है 1931, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे हुई? लंदन में हुई। किसने अटेंड की? महात्मा गांधी ने ही अटेंड की थी। अब आ जाते हैं 1932 पे। 1932 में क्या हुआ? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड कि भाई और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हरिजन्स को एक अलग इलेक्टोरेट दे दिया गया। कम्युनल अवार्ड आप लोगों को पता होगा क्या होगा कि भाई जो अलग अलग, जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, एक एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, अलग अलग कम्युनल इलेक्टोरेट्स बनाए गए थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को कम्युनल अवार्ड दिया जाता था, ठीक है। फिर 1932 में क्या हुआ? 1932 में गांधी फास्ट अनटू डेथ, गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। उसी के 6 दिन बाद 1932 में ही पूना पैक्ट साइन हुआ, और अच्छा ये गांधी जी ने आमरण अनशन ना इस कम्युनल, ये जो अलग सेपरेट इलेक्टोरेट था, इसी के लिए शुरू किया था। गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और उसी के 6 महीने बाद अंग्रेजों ने पूना पैक्ट साइन किया। कहा कि भाई चलो ठीक है, उसको हम हटा देते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन हम हरिजन्स के लिए अलग से सेपरेट सीट्स रिजर्व करेंगे। तो रिजर्वेशन जो हरिजन्स को, जैसा आप लोग जानते होंगे, आज भी लोकसभा में लोअर कास्ट के लिए अलग से, हरिजन्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो वो पूना पैक्ट से उस टाइम पे ही आई थी, ठीक है। फिर आता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी कहाँ पे हुआ था? लंदन में। इसको भी किसने अटेंड किया था? महात्मा गांधी ने। फिर आ जाता है ऐतिहासिक कानून 1935 वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बेहद आवश्यक कानून था ये। इसके बाद अगर हम देखें आगे तो भाई अब आ जाते हैं 1937 पे। 1937 में इलेक्शंस हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने
प्रोविंसेस में मिनिस्ट्रीज फॉर्म कर ली थी। 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। फिर 1939 में त्रिपुरा सेशन हुआ था, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और ये बेहद एक अहम समय था हमारे भारत की आज़ादी के लिए। कैसे था मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और वाइसरॉय ने कहा, डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंडिया टू इज एट अ वॉर, कि भाई भारत भी वॉर में। हालांकि भारत को कोई खतरा नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, ना ही भारत को। तो आप लोग जानते होंगे ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, किसी भी वर्ल्ड वॉर में भारत, इंडिया डायरेक्टली किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया दोनों वर्ल्ड वॉर्स का हिस्सा था। कैसे कि भाई दोनों वर्ल्ड वॉर्स में ब्रिटेन जो थे वो पूरे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड उनको लड़ने के लिए आर्मी चाहिए थी, तो वो अपनी आर्मी इंडिया से लेके जाते थे। तो इंडियंस ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था, लेकिन अपने लिए नहीं, ब्रिटिशर्स के लिए। तो उसको उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंस रिजाइन अगेंस्ट द वॉर पॉलिसी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1939 में ही मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्स द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एज डिलीवरेंस डे। 1940 में लाहौर सेशन हुआ, किसका? मुस्लिम लीग का, जिन्होंने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन फॉर्म कर दिया। 1930 में इंडिया का रेजोल्यूशन फॉर्म हुआ था, 1940 में उसी के 10 साल बाद मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हमें तो अपना अलग पाकिस्तान चाहिए। 1940 में ही वाइसरॉय लिंगलिट ग्लो अनाउंस कर दिया उन्होंने, ऑगस्ट ऑफर। 1940 में कांग्रेस ने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया और 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हो गई। 1941 में ही सुभाष चंद्र बोस जी को भारत छोड़ के जाना पड़ा था जर्मनी के लिए, उन पे कुछ मतलब भागना पड़ा था, उन पे कुछ इंटरनल इंक्वायरी स्टार्ट हो गई थी। 1942 में ही लॉर्ड चर्चिल ने क्रिस्प्स मिशन अनाउंस किया एंड 1942 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की बॉम्बे में मिला और उन्होंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है। अब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी के 3 दिन बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब 1942 में दी फॉरगॉटन आर्मी, तो इंडियन नेशनल आर्मी, सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी एक अलग से आर्मी बनी, इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। तो इस पे एक अमेजॉन प्राइम पे सीरीज भी है दी फॉरगॉटन आर्मी, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसमें पूरी इसी के बारे में बात है। तो वो था आज़ाद हिंद फौज, तो वो सिंगापुर में फॉर्म हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस टेक्स ओवर द नेशनल लीडरशिप ऑफ आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, और उन्होंने बोला प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट सिंगापुर। तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो एकमात्र उद्देश्य क्या था? उनका एकमात्र उद्देश्य था भारत को आज़ाद करवाना ब्रिटिशर से, और उसकी कमान किसने संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस ने संभाल ली थी। अब आ जाते हैं 1943 में ही कराची सेशन हुआ, किसका? मुस्लिम लीग का, और उन्होंने अडॉप्ट किया स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। तो मुस्लिम लीग का स्लोगन क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मुस्लिम लीग का स्लोगन था डिवाइड एंड क्विट, कि भाई हमें पहले बंटवारा करो, उसके बाद आज़ाद करो, बंटवारा करो फिर आज़ाद करो। फिर 1944 में क्या हुआ? वेवेल की शिमला कॉन्फ्रेंस हुई इन द बिड टू फॉर्म एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर पॉलिटिकल लीडर्स। उसके बाद 1946 में ही रेटिंग म्यूटनी हुई। 1946 में ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंसेस द कैबिनेट मिशन, यानी इसमें ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के क्लेमेंट एटली, उन्होंने कहा कि भाई हम देश को आज़ाद कर देंगे, हम भी चाहते हैं भारत का भला हो और भारत को आज़ाद करना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है भाई 1946 में ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या देखा होगा जो भारत को आज़ाद करने आ गए? मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म कब हुआ? वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ ना, तो ब्रिटिशर्स बहुत कमज़ोर हो गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स की जो पावर थी वो वीकेंड से 1/10 हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, और अब ब्रिटिशर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वो अपना देश भी संभालें और यहाँ पे आके भारत पे भी राज कर सकें। वो जानते थे ये बात कि भाई अब भारत में इतने सारे लीडर्स इस्टेब्लिश हो गए हैं, इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी, इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स आ गए हैं, अब भारत को ऐसे एकाग्रत संभालना मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा उससे पहले कि हमें धक्के मार के हमें हरा के यहाँ से निकाला जाए, तो हम खुद ही भारत को छोड़ देंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम भारत को आज़ाद कर देते हैं।
तो उसके बाद क्या हुआ, 1946 में ही वेवल ने नेहरू को इनवाइट किया, कहा कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट बना लो अपनी, ठीक है, तुम अपनी इंटरिम गवर्नमेंट बना लो और हम थोड़े दिन बाद भारत को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। फिर 1946 में ही फर्स्ट सेशन हुआ किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई और बिट एट एंड, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट किया मुस्लिम लीग ने। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग कह रही थी कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो भारत का संविधान बना रही है, भारत का कानून बना रही है, लेकिन हम तो भारत का हिस्सा है ही नहीं, हमें तो एक अलग पाकिस्तान चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट किया। मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आया था, ठीक है। फिर आए 1947 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया छोड़ देंगे। कब छोड़ देंगे? जून 1948 तक हम लोग भारत छोड़ देंगे, तो आप लोग अब चिंता ना करें, बहुत जल्द आपका भारत आज़ाद होने वाला है। एक बार देश के सब कुछ सारी भाग दौड़ हम रिस्पॉन्सिबल लोगों के हाथ में छोड़ दें तो उसके बाद हम भारत छोड़ देंगे, ठीक है। फिर 1947 में आए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट ब्रिटिश वॉइसरे थे गवर्नर जनरल के ऑफ इंडिया, जो इंडिया में थे। उसके बाद 1947 में 3 जून को ही माउंटबेटन प्लान लॉन्च हुआ। माउंटबेटन प्लान किस बारे में था? पार्टीशन के बारे में था। माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस प्लान के द्वारा हुआ था? तो माउंटबेटन प्लान के द्वारा हुआ था। और भारत के आखिरी वाइसरे कौन थे? तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, ठीक है। उसके बाद 1947 में ही इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया, कहाँ पे? हाउसेज में, और वो दोनों हाउसेज में पास हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और उसी के बाद इंडिया वॉन फ्रीडम, भारत को आज़ाद कर दिया गया। जानते होंगे भाई, पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हो गया था, भारत एक दिन बाद आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही 1947 में या 3 जून को जैसे ब्रिटिशर्स ने कहा ना कि भाई हम छोड़ के चले जाएंगे जून 1948 तक, तो उसके बाद क्या हो, मुस्लिम लीग ने ना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि भाई नहीं, छोड़ के तुम चलो जाओगे फिर हम तो फंस जाएंगे, तो पहले बंटवारा करो। तो 3 जून को फिर बंटवारा हुआ माउंटबेटन प्लान के द्वारा, और उसी के बाद इंडिपेंडेंस मिली। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। दोनों ने अपना अपना फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जाते जाते एक बात साफ साफ कह दी कि अभी भी जो भी रजवाड़े हैं, लाइक जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके पास पूरी पावर है कि वो चाहें तो अपने आप को हिंदुस्तान में मिला सकते हैं, वो चाहे तो अपने आप को पाकिस्तान में मिला सकते हैं, और वो चाहे तो आज़ाद रह सकते हैं, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। तो ये सारी बातें ब्रिटिशर्स ने साफ साफ कह दी थी, और ये 15 अगस्त 19 इमीडिएट इफेक्ट में ये जो पार्टीशन था ये इमीडिएट इफेक्ट में आ गया था। अब ये आखिरी सवाल इसका क्या बनता है कि इंडिया का जो पार्टीशन था वो किस एक्ट के तहत किया गया था? तो इसका जवाब है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आई रिपीट, इंडिया का पार्टीशन किस एक्ट के तहत किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी जगह देखा गया है। तो इसी के साथ भारत आज़ाद हो गया, खुश हो जाओ। तो आई वुड होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो अगर भाई एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लें 1 की 1.5 की स्पीड में, तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा पूरी तरह। और अगर ये वीडियो तो भाई काम आएगी यार, पता होनी चाहिए, बातें जनरल है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है गाइस। तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।